एक्सरेज विश्वा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियां, प्रेरणा से भरी बातें और ऐसा कंटेंट जो आपका दिल छू लेगा। अभी सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। आपकी एक सब्सक्राइब हमारी हिम्मत और जोश को कई गुना बढ़ा देगी। चलो शुरू करते हैं सफर को लास्ट तक देखना। शिवपुर और शंकरपुर राज्यों में पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही थी। हालांकि शिव एवं शंकर एक ही स्वरूप के दो नाम हैं, सिर्फ शब्दों का कुछ अंतर है, रूप तो एक सा ही है। शिवपुर एवं शंकरपुर राज्यों में भी काफी समानता थी। शिवपुर एवं शंकरपुर दोनों ही समृद्धशाली राज्य थे। दोनों राज्यों की जनता देवाधिदेव महादेव में आस्था रखने वाली थी। दोनों ही राज्यों के क्षेत्रफल एवं आबादी में भी काफी समानता थी। दोनों राज्यों में बहादुर एवं विद्वानों की कमी न थी। काफी समानता के बावजूद दोनों एक लंबे अरसे से दुश्मन थे। जिस समय की यह घटना है उस समय शिवपुर के राजा थे देवराज तथा शंकरपुर के राजा थे सोमराज। शिवपुर एवं शंकरपुर दोनों ही बराबर की ताकत वाले राज्य थे, अतः दोनों ही युद्ध के लिए पहल करने में हिचकते थे। टक्कर बराबर की थी, अतः पासा किसके पक्ष में रहेगा यह कहना मुश्किल था। शंकरपुर का राजा सोमराज बड़े ही गुस्सैल स्वभाव का था। एक रोज वह बाग में बैठा था, तभी एकाएक दरबान ने आकर सूचना दी कि महामंत्री आए हैं। महामंत्री आया तो सोमराज ने पूछा, क्या बात है महामंत्री, कैसे आगमन हुआ? महाराज गजब हो गया, शिवपुर के जासूसों का जाल देश भर में फैला हुआ है। महामंत्री ने कहा, क्या, कैसे पता चला? सोमराज उत्तेजित हो उठा। महाराज, शिवपुर का एक जासूस पकड़ा गया है, महामंत्री ने कहा। क्या? सोमराज का क्रोध भड़क उठा। उसे दरबार में पेश करो, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा महाराज, कहकर महामंत्री ने प्रस्थान किया। महामंत्री के चले जाने के बाद कुछ देर तक तो राजा सोमराज यूं ही उत्तेजित सा इधर उधर टहलता रहा। फिर क्रुद्ध सा दरबार में चल दिया। दरबार में एक पतले दुबले व्यक्ति को सैनिकों ने पकड़ रखा था। वह युवक थर थर कांप रहा था। उसका मुख पीला पड़ चुका था। कौन हो तुम? सोमराज ने कड़क कर पूछा। वह युवक चुपचाप भयभीत दृष्टि से राजा सोमराज को निहारता रहा। उसका सारा शरीर कांप रहा था। बोलते क्यों नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? सोमराज क्रोधित हो उठा। रामदास, उस युवक ने कांप कर कहा। कहाँ के रहने वाले हो? शिवपुर। रामदास नामक युवक अत्यंत भयभीत स्वर में बोला। शिवपुर के जासूसी करने आए थे यहाँ? क्यों? सोमराज ने व्यंग्यपूर्वक कहा। नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ। कहते कहते रामदास रो पड़ा। चालाकी मत दिखाओ, सच सच बताओ वरना जिंदा गड़वा दूंगा। सोमराज का स्वर अत्यंत क्रूर था। मैं सच कह रहा हूँ महाराज। मैं कहते 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 रामदास फफक फप कर रो पड़ा। तुम यहाँ क्यों आए थे? सोमराज का स्वर अब भी कठोर था। मेरी गायक हो गई थी। रामदास ने रोते हुए कहा। गायक हो गई थी तो यह कहो कि हमारे देश की दुधारू गायें चुराने आए थे। सोमराज का स्वर क्रूर होने के साथ साथ व्यंग्यपूर्ण भी था। नहीं नहीं, मैं रास्ता भटक गया था महाराज, रामदास ने गिड़गिड़ाकर कहा। ओहो, जैसे दूध पीते बच्चे हो। सोमराज के व्यंग्य बाण इतने नुकीले थे कि रामदास के हृदय में शूल की भांति चुभ रहे थे। दूध पीता बच्चा ही है महाराज, इसीलिए हमारे देश की गायें चुराना चाहता था। महामंत्री ने भी व्यंग्य कसा। बताओ, अब तक की जासूसी के दौरान तुमने क्या क्या जानकारी प्राप्त की है? सोमराज ने कड़क कर कहा। महाराज, मैं जासूस नहीं हूं। रामदास गिड़गिड़ाया। खामोश। राजा सोमराज दहाड़ा। रामदास चुप हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। महामंत्री, राजा सोमराज ने कहा। जी महाराज। महामंत्री बोला। उक्त संदिग्ध व्यक्ति जो अपना नाम रामदास बता रहा है, इसे हम शत्रु राष्ट्र का जासूस होने के अपराध में दंडित करते हैं। बताइए, क्या दंड देना उचित होगा? मेरे विचार में तो इसे मृत्यु दंड देना ही श्रेयस्कर है, ताकि शिवपुर वालों की फिर कभी शंकरपुर में जासूस भेजने की हिम्मत न पड़े। एकाएक ही महामंत्री के स्थान पर सेनापति ने कहा, क्योंकि रामदास को गिरफ्तार करने वाला वह ही था। वह नहीं चाहता था कि उसके द्वारा पकड़ा गया अपराधी क्षमा किया जाए, किंतु सोमराज किसी का बीच में बोलना पसंद न करता था, अतः गुर्राकर बोला। खामोश। सेनापति सहम गया। मैंने महामंत्री से प्रश्न किया है। सोमराज गुर्राया। दरबार में सन्नाटा छा गया। उत्तर दो महामंत्री। शत्रु जासूस को क्या दंड दिया जाए? महाराज, मेरे विचार में सेनापति द्वारा निश्चित किया गया दंड ही उचित है। महामंत्री ने स्पष्टीकरण दिया। यानी मृत्यु दंड? महाराजा ने कहा। जी हाँ, महामंत्री ने कहा। सेनापति, वध स्थल में ले जाकर इस शत्रु के जासूस को समाप्त कर दो। नहीं 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 नहीं
मैं जासूस नहीं हूं, मैं एक ग्वाला हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। रामदास ने पागलपन की सी स्थिति में बड़बड़ाते हुए कहा। खामोश, सोमराज ने दहाड़ कर कहा। तभी सेनापति ने आगे बढ़कर रामदास का हाथ पकड़ लिया और गुर्रा कर बोला, चलो। उसने रामदास की पीठ पर तलवार सरा दी। नहीं, मैं यहीं मरूंगा। रामदास के मुख पर एकाएक ही दृढ़ता की चमक सी उत्पन्न हुई। चलता है या नहीं? सेनापति ने रामदास को धक्का दिया, किंतु तभी बंधे हुए हाथों से ही रामदास ने सेनापति के पेट में अपने सिर का वार किया और सेनापति की तलवार से अपने हाथ की बंधी हुई रस्सियों को रगड़ा। रस्सी कट गई। इस प्रयत्न में रामदास के हाथ में चोट भी लगी। इसकी किसी को स्वप्न में भी कल्पना न थी। गाय का दूध पीने वाला देहाती रामदास कम फुर्तीला न था। इससे पहले कि शत्रुओं की ओर से कुछ होता, रामदास ने सेनापति से तलवार छीन ली। निस्सहाय रामदास से किसी को भी ऐसी उम्मीद न थी। फुर्ती से सेनापति की गर्दन धड़ से अलग करने में रामदास को देर न लगी। सेनापति का सिर शंकरपुर के राज दरबार में लौटने लगा। सारे दरबार में खलबली मच गई। खटाक दो खटाक अनेक तलवारें अपनी अपनी म्यानों से निकल पड़ी। शीघ्र ही राज दरबार में हंगामा मच गया। सोमराज स्तब्ध रह गया। उसने भी फुर्ती से तलवार निकाल ली। तब तक रामदास ने कई विशिष्ट दरबारियों को मौत की गोद में सुला दिया था। तभी एक तरफ से महामंत्री एवं एक ओर से राजा ने अपनी अपनी तलवारें चमकाते हुए रामदास को घेर लिया। दो योद्धाओं का एक साथ मुकाबला करने का सामर्थ्य रामदास में न था। सोमराज की तलवार के एक ही वार में रामदास की गर्दन धड़ से अलग हो गई। ये समाचार शिवपुर के राजा देवराज को इस प्रकार मिला। वह राज दरबार में उपस्थित था। एकाएक ही दरबान ने सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति आपसे तत्काल मिलना चाहता है, उसे भेज दो। देवराज ने कहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने राज दरबार में प्रवेश किया। उसे देखते ही देवराज चौंक पड़ा और बोला, अरे किशोर तुम? जी महाराज। किशोर ने देवराज का अभिवादन किया। क्या सूचना है? महाराज, बड़ी ही मार्मिक सूचना है। हमारे देश के एक व्यक्ति के साथ वह दर्दनाक व्यवहार हुआ है कि क्या बताऊं? किशोर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। क्या? महाराज, हमारे देश का एक ग्वाला शिवपुर एवं शंकरपुर की सीमा के निकट अपने ही देश के अंदर अपनी खोई हुई गाय ढूंढ रहा था, जो कि शायद शंकरपुर वालों द्वारा ही अपहरित कर ली गई थी। एकाएक उस ग्वाले रामदास पर अनेक व्यक्तियों ने आक्रमण कर दिया और उसे पकड़कर वे शंकरपुर के राज दरबार में ले गए, जहां रामदास को मार डाला गया और उसकी लाश को शत्रुओं ने पैरों से रौंदा। किशोर ने भर्राए हुए स्वर में कहा, ओह, हम अभी शंकरपुर के राजा के पास विरोध पत्र भेजते हैं। देवराज ने गंभीरता पूर्वक कहा, विरोध पत्र भेजने से कुछ न होगा महाराज, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सेनापति महीपति ने कहा, नहीं महीप, यदि हम आक्रमण कर भी देते हैं तो परिणाम कुछ न होगा, सिवाय इसके कि लाखों लोगों का खून बहेगा, कोई फायदा न होगा। शंकरपुर को भी कमजोर मत समझो, दुश्मन की शक्ति सदैव अपने से अधिक मापनी चाहिए। देवराज ने सेनापति को समझाया, अपना मनोबल कायम रहना चाहिए। महाराज, शिवपुर का बच्चा बच्चा फौलाद से टक्कर लेने की क्षमता रखता है। सेनापति ने जोशीले स्वर में कहा। संयम न खो सेनापति, तुम्हारी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, किंतु इतना जान लो कि युद्ध विनाशकारी होता है। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध से बचना चाहिए और छोटे छोटे मामले शांतिपूर्वक निपटाने चाहिए। देवराज ने कहा, किंतु यह छोटा मामला नहीं है महाराज। सेनापति ने कहा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। यदि शंकरपुर के राजा सोमराज क्षमा मांग लें तो युद्ध व्यर्थ है। देवराज ने कहा। सारे दरबार में किसी की भी क्षमता देवराज के तर्क को काटने की न थी। सेनापति एवं मंत्रीगण विवाद अवश्य करते थे, किंतु देवराज के तर्कों के सामने वे ठहर न पाते थे। अगले रोज शंकरपुर के राज दरबार में शिवपुर के राजदूत ने प्रवेश किया। राजा सोमराज तो अपने सेनापति एवं कुछ विशिष्ट दरबारियों के रामदास द्वारा मारे जाने से पहले ही चिढ़ा हुआ था। अब शिवपुर के दूत को देखकर वह और भड़क गया। क्यों आए हो? सोमराज ने दहाड़ कर कहा। शिवपुर के दूत ने निर्भयतापूर्वक एक पत्र सोमराज की ओर बढ़ा दिया। सोमराज ने वह पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, शंकरपुराधिपति सोमराज, लगता है तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है। निर्दोष दूध बेचने वाले रामदास का अपहरण करवाकर तुमने जिस प्रकार यातनाएं देते हुए उसे मारा है, वह अत्यंत घृणित कार्य है। क्या पुनः टक्कर लेना चाहते हो? यदि तुमने क्षमा न मांगी तो हम युद्ध के लिए तत्पर हैं। तुम्हारा अन्याय हम शिवपुरवासी हरगिज न सहेंगे। शिवपुराधिपति देवराज का पत्र पढ़कर सोमराज आग बूला हो उठा। उसने पत्र नए सेनापति की ओर बढ़ा दिया।
फिर नए सेनापति की ओर देखता हुआ बोला, सेना को तैयार कर लो, अभी कूच करना है। अभी? महामंत्री ने चौंक कर कहा। हाँ अभी। सोमराज गुर्राया, शिवपुर के दूत को बंदी बना लिया गया। शीघ्र ही शंकरपुर की सेना शिवपुर की ओर चल पड़ी। सेना के दो हिस्से किए गए। एक का नेतृत्व नया सेनापति, दूसरे का स्वयं सोमराज कर रहा था। जब विजय यहाँ आएगा तो देखेगा कि अब वह केवल शंकरपुर का ही नहीं, शिवपुर का भी भावी राजा है। सोमराज ने रथ में बैठे हुए मन ही मन सोचा। विजय सोमराज के बेटे का नाम था। वह सोमराज का एकमात्र पुत्र था और इस समय वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। सोमराज इस प्रकार दलबल सहित आक्रमण करेगा, इसका शिवपुर के राजा देवराज को स्वप्न में भी गुमान न था। अनायास ही किए गए इस आक्रमण के कारण वह अपनी शक्ति संचित न कर सका। जो सेना मौजूद थी उसी को इकट्ठा करके देवराज ने तुरंत ही शंकरपुर की सेना का मुकाबला करने का प्रयास किया। शिवपुर के राजा देवराज के एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। दोनों ही युवा एवं सुंदर थे। पुत्र का नाम था जयंत तथा पुत्री का नाम जयश्री। जब जयंत एवं जयश्री को शंकरपुर के आक्रमण की सूचना मिली तो दोनों ही स्तब्ध रह गए। जयंत अपनी छोटी बहन जयश्री से बोला, जयश्री मैं भी युद्ध में शामिल होऊंगा और शत्रुओं को वह मजा चखाऊंगा कि फिर कभी हमारे देश की पावन भूमि पर कुदृष्टि न डाल सकें। कहते कहते जयंत उत्तेजित हो उठा, भैया मैं भी दुश्मनों को इस दुस्साहस का मजा चखाना चाहती हूँ। शत्रु को इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि शिवपुर की नारी एवं बच्चे भी कम नहीं हैं। जयश्री भी जोश भरे स्वर में बोली, नहीं जयश्री भी जोश भरे मर्दों के लिए होता है। तलवार पुरुषों के हाथ में ही शोभा देती है, स्त्रियों के हाथों में तो चूड़ियां ही सजती हैं। जयंत ने जयश्री को समझाया, शक्ति रूप दुर्गा चंडी का रूप भी नारी के ही रूप हैं, नारी पुरुष से हे नहीं होती। जयश्री ने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा। इसके बाद जयंत ने जयश्री को महल में ही रहने का आदेश दिया और स्वयं युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिया। युद्ध क्षेत्र में तो तबाही मची हुई थी। अकेले राजा देवराज ने शंकरपुर की सेना को नाकों चने चबवा दिए। हालांकि देवराज के साथ अधिक सेना न थी। जयंत ने भी शंकरपुर की सेना में तबाही मचानी शुरू कर दी। उसकी तलवार जिधर से भी गुजरती वहीं रास्ता साफ हो जाता, लाशें बिछ जाती। शिवपुर के राजा देवराज ने अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में देखा तो उन्हें कुछ राहत मिली। जयंत तो शत्रुओं के लिए साक्षात काल बना हुआ था, लेकिन तभी मानो शत्रु पक्ष में प्रलय सी मच गई। एक नारी रूप साक्षात चंडी बना हुआ शत्रुओं का संहार कर रहा था। यह राजकुमारी जयश्री थी। अपने देश पर शत्रुओं के प्रभुत्व कायम होने की कल्पना ने उसे चैन से न बैठने दिया। शत्रुओं में खलबली सी मच गई। राजकुमारी का सौंदर्य लोगों को पागल कर देने वाला था। जो लोग राजकुमारी की ओर देखते सहसा वह इस सत्य से दूर हो जाते कि यह नारी का ममतामयी जननी का रूप नहीं है, वरन संहारक चंडी का रूप है। लेकिन शंकरपुर की विशाल एवं संतुलित सेना के मुकाबले शिवपुर की सेना कुछ भी न थी। अप्रत्याशित रूप से यकायक ही किए गए आक्रमण के कारण शिवपुर की सारी सेना युद्ध में शामिल भी न हो सकी थी। कुछ थोड़े से ही सैनिक जो मौके पर मौजूद थे युद्ध में सम्मिलित हो सके थे। अतः परिणाम निश्चय ही शंकरपुर के पक्ष में जाना था। विशाल सैन्य वाहिनी के साथ किया गया आक्रमण असफल होने का प्रश्न ही न था। घमासान युद्ध में शिवपुर के राजा देवराज की मृत्यु हो गई। उनके मरते ही युद्ध क्षेत्र में मौजूद बचे खुचे सैनिकों में खलबली मच गई। लाचार होकर जयंत एवं जयश्री को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। वैसे जयंत एवं जयश्री वीर एवं वीरांगना थे, फिर भी लड़ते लड़ते प्राण देने का अवसर न था, क्योंकि युद्ध का रुख बता रहा था कि बंदी होना निश्चित है। शंकरपुर के सैनिक उन्हें घेरने की चेष्टा कर रहे थे। शायद शंकरपुर के राजा सोमराज ने उन्हें यही आज्ञा दी थी। दूसरी बात यह भी थी कि अपना बलिदान देने से उनका देश तो स्वतंत्र रह नहीं पाता, देश को पुनः स्वतंत्र करवाने के लिए उन्हें जीवित रहना ही था। मार काट मचाते हुए भाग निकले। शिवपुर पराधीन हो गया। राजा सोमराज की विजय हुई। गाजे बाजे के साथ उन्होंने शिवपुर के राजमहल में प्रवेश किया और फिर महामंत्री एवं सेनापति को यह आदेश दिया कि किसी भी तरह राजकुमार जयंत एवं राजकुमारी जयश्री को बंदी बनाकर लाया जाए। संपूर्ण दरबार में सन्नाटा छा गया। शंकरपुर के राजा सोमराज का बेटा था विजय। वह जंगलों के पार के एक गांव रतनपुर के प्रसिद्ध महर्षि दयानंद के यहाँ विद्याध्ययन कर रहा था। जब उसका अध्ययन समाप्त हो गया था तो वह अपने देश शंकरपुर की ओर चल दिया। शंकरपुर के लिए
उसे जंगलों में से होकर गुजरना था। वह अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर गुरु से आज्ञा लेकर चल दिया। घोड़ा सरपट जंगल में दौड़ने लगा। उधर शिवपुर का राजकुमार जयंत एवं राजकुमारी जयश्री स्वयं को छुपाते हुए जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे। जंगल में फल आदि के बहुत से पेड़ थे। जयंत ने जयश्री से कहा, जयश्री बहन, यह क्या हो गया? ऐसी तो हमने कल्पना भी न की थी। जयंत का स्वर भर्रा गया। हिम्मत न हारो भैया, हिम्मत हारने से कुछ न होगा। अब हमें अपने देश को पुनः स्वतंत्र करवाने का उपाय सोचना है, शत्रुओं को शिकस्त देनी है, जयश्री ने जोशीले स्वर में कहा। जयंत बहन के भावों के प्रति आदर से नत हो गया और कहने लगा, बहन, यदि तू मुझे इसी प्रकार प्रेरणा देती रही तो मैं निश्चय ही देश को पुनः स्वतंत्र करवा सकने में समर्थ हो सकूंगा। जयंत सोच रहा था कि पिता की मृत्यु ने उसे ही नहीं, जयश्री को भी आघात पहुंचाया है। और जयश्री तो नारी है, नारी जो कि कोमल हृदय होती है। जयश्री का धैर्य वास्तव में प्रशंसनीय था। बहन, कुछ भूख सी लग रही है, पेड़ों पर पके फल दिख रहे हैं, क्यों, क्या इरादा है? जयंत ने पूछा। इरादा? भूखे रहकर प्राण देने का इरादा तो हरगिज नहीं है, क्योंकि अभी तो शत्रुओं से लोहा लेना है, जयश्री ने कहा। जयंत घोड़े से उतरा। पास के एक पेड़ पर पके हुए आम लटक रहे थे। क्यों बहन, क्या इरादा है? आम खाने हैं, जयंत ने पूछा तो जयश्री मुस्कुराई, फिर बोली, वाह भैया, यह भी कोई पूछने की बात है? फलों का राजा भला किसे प्रिय नहीं। जयंत आम के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन चढ़ते ही उसके मुंह से चीख निकली और वह धराम से नीचे गिर पड़ा। भैया, वह स्तब्ध थी। जयश्री, बहन सांप जयंत के मुंह से निकला और बेहोश हो गया। जयश्री फफक कर रो पड़ी। इस सुनसान जंगल में वह जाए तो जाए कहाँ? खूंखार जीव जंतु जो इस जंगल के निवासी थे केवल मौत ही दे सकते थे। पहली बार जयश्री को यह महसूस हुआ कि वह कितनी निस्सहाय है। उसका रुदन जंगल में गूंज उठा। तभी घोड़ों की टापों से जंगल गूंज उठा। एकाएक राजकुमारी जयश्री चुप हो गई। कहीं शंकरपुर के सैनिक उन्हीं की खोज तो नहीं कर रहे हैं? इस विचार ने जयश्री को कंपा दिया। उसका भाई सांप के जहर से बेहोश था। कैसी परिस्थिति थी? वह करे तो क्या करे? भागकर स्वयं छिपे या भाई के बेहोश शरीर की रक्षा करे? लेकिन भाई के शरीर की रक्षा करने का कोई लाभ न था, क्योंकि बिना उचित उपचार के जयंत अधिक समय तक जीवित न रह सकता था। जयश्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी एक घुड़सवार जयश्री के निकट आ खड़ा हुआ। वह घोड़े से उतरकर जयश्री के सम्मुख जा खड़ा हुआ। बोला, क्यों, क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? जयश्री ने जल प्लावित नेत्रों को ऊंचा कर आगंतुक को देखा। वह एक खूबसूरत युवक था। उसके चेहरे पर ओझ था। एक क्षण तो जयश्री उस सुंदर युवक को ताकती ही रही। वह सुंदर युवक भी जयश्री को एकटक देखता ही रह गया। एकाएक जयश्री को जयंत का ध्यान आया। उसकी आंखें पुनः अश्रुकण बिखेरने लगी। क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? आगंतुक ने पूछा। जयश्री ने उंगली से जयंत के बेहोश शरीर की ओर इशारा किया और रुंधे कंठ से बोली, सांप। पहली बार जयश्री की मधुर वाणी सुनकर आगंतुक मुग्ध सा जयश्री के मनोहारी चेहरे को देखता रह गया। फिर उसकी दृष्टि जयंत पर पड़ी। अरे, इसे तो सांप ने काटा है। आगंतुक इतना कहकर मानो होश में आया और जंगली पौधों की जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगा। फिर उसने जड़ी बूटियों को जमीन पर ही पत्थर से कूटकर जयंत के हाथ में उस स्थान पर लपेट दिया जहां पर सांप ने काटा था। इसके बाद वह किसी फल का रस जयंत के मुंह में टपकाने लगा। जयंत के मुंह से कराहट का स्वर निकला। आगंतुक खड़ा होकर मुग्ध सा जयश्री के सौंदर्यपूर्ण मुखमंडल को निहारने लगा। फिर अनायास ही उसके मुंह से निकला, आपका नाम जान सकता हूँ? पूछने के बाद वह स्वयं ही झेंप गया। लेकिन जयश्री खोए हुए स्वर में उत्तर दे बैठी। वह बोली, जयश्री, ओ बहुत खूब, मेरा नाम विजय है। आगंतुक ने कहा। न जाने क्यों जयश्री एवं विजय पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से विवाह करने की इच्छा करने लगे थे, लेकिन कहने का साहस किसी में न था। ये कल सवेरे तक होश में आएंगे। आपको कहाँ जाना है? यदि आप कहें तो आपको वहां तक छोड़ दूं, विजय ने कहा। जयश्री चौंक पड़ी। एकाएक देश की पराधीनता का चित्र उसके सम्मुख स्पष्ट हो उठा। नहीं, आप जाइए, एकाएक जयश्री ने रूखे स्वर में विजय से कहा। उसके नेत्र लाल हो उठे। असीम सौंदर्य की स्वामिनी जयश्री इस समय विजय को साक्षात दुर्गा का रूप लगी। वह चुपचाप वहां से चल दिया, किंतु जयश्री की मनोहारी छवि उसके हृदय स्थल पर अंकित हो गई थी। विजय चला गया। जयश्री जयंत की रक्षा करती हुई भूखी प्यासी बैठी रही। अगले रोज जयंत को होश आया। होश में आने पर उसने कमजोरी महसूस की। धीरे धीरे उसे वह घटना स्मरण हो उठी
जब वह आम के पेड़ पर चढ़ा था कि सांप ने उसके हाथ में काट लिया था। उसके बाद की घटना जयश्री ने जयंत को बता दी। भाई को जीवित देखकर जयश्री की प्रसन्नता का ठिकाना न था। उसने खूब बढ़ा चढ़ाकर उस अज्ञात व्यक्ति विजय की प्रशंसा की और जयंत को यह बतलाया कि विजय के कारण ही वह जीवित है। उसके बाद जंगल में घूमते घूमते दोनों भाई बहनों को 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया। एक रोज जयंत एवं जयश्री एक पेड़ पर छुपे बैठे थे कि एकाएक घोड़ों की टापों का स्वर जंगल में गूंज उठा। घोड़ों की टापें बिल्कुल निकट आ पहुंची तो जयंत एवं जयश्री ने देखा कि उनके देश का सेनापति महीपति कुछ सैनिक सरदारों के साथ है। महीपति एवं अन्य सैनिक सरदारों ने ठीक उसी पेड़ के नीचे घोड़े रोक दिए जिस पेड़ पर जयंत एवं जयश्री बैठे थे। महीपति एक सैनिक सरदार से कहने लगा, श्रीकांत, यदि युवराज न मिले तो क्रांति सफल न होगी। युवराज जयंत के होने पर संगठित सेना का उत्साह द्विगुणित हो उठेगा और हम अपने देश से शत्रुओं को उखाड़ फेंकेंगे। यह सुनकर जयंत समझ गया कि सेनापति शत्रुओं का दास नहीं हुआ है। वह जयश्री सहित पेड़ से उतरकर सेनापति महीपति के सम्मुख एकाएक जा खड़ा हुआ। सेनापति महीपति देशभक्त था। जयंत को सम्मुख देखकर महीपति एवं अन्य सरदारों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। महीपति जयंत से कहने लगा, महाराज, शत्रु ने धोखे से आक्रमण किया था, अतः हम पूरी सेना संगठित न कर सके थे। थोड़ी सी सेना द्वारा किया गया मुकाबला हमें हारना ही था, किंतु अब हमारी सेना पूरी तरह संगठित हो चुकी है। आवश्यकता है कुशल नेतृत्व की और आपके नेतृत्व में विजयश्री दूर नहीं। जयंत का चेहरा खिल उठा। उसने सेनापति को गले से लगा लिया। जयश्री एवं जयंत सेनापति महीपति के साथ हो लिए। जयश्री कुछ खोई खोई सी थी। जयंत सोचने लगा, कहीं उसकी बहन अपने भाई के प्राण रक्षक विजय से प्रेम तो नहीं करने लगी है। महीपति के गुप्त स्थान में पहुंचकर उन्होंने महीपति द्वारा युद्ध के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। फिर अगले रोज बड़े ही जोर शोर से शंकरपुर पर आक्रमण कर दिया गया। घमासान युद्ध होने लगा। जयश्री भी युद्ध में प्रलयंकारी रूप धारण किए हुए थी। एकाएक जयश्री स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि शत्रु पक्ष की ओर से विजय युद्ध कर रहा है। विजय भी काल बना हुआ था। एक विजय और जयंत एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। तलवारें खनकना उठी। बदले की भावना से ओतप्रोत जोश में नहाए जयंत के आगे विजय ठहर न सका। जयंत ने उसे धरती पर गिरा दिया और तलवार विजय के सीने में भोंकनी चाहिए, लेकिन तभी एक मधुर एवं उत्तेजित स्वर वातावरण में गूंजा, नहीं भैया नहीं, इन्हें मत मारना। विजय के शरीर में जगह जगह घाव लगे हुए थे, अतः वह बेहोश हो गया। चूंकि जयंत के सिर पर लोहे का टोप था और वह कवच पहने था और जंगल में रहते रहते चेहरे पर उगाई दाढ़ी मूंछों ने उसकी शक्ल बदल दी थी, इसलिए विजय ने उसे पहचाना नहीं था। जयंत ने विजय को मारा नहीं वरन बंदी बना लिया। जयश्री ने जयंत को बताया कि यही वह विजय है जिसने जंगल में जयंत की जान बचाई थी। जयंत पुनः युद्ध के मैदान में डट गया। अंततः शंकरपुर पराजित हुआ। राजा सोमराज भी बंदी बना लिया गया। जयंत शिवपुर के सिंहासन पर विराजमान हुआ। सोमराज उसके सामने बंदी के रूप में हाजिर था। जयंत ने राजा सोमराज से पूछा, राजन, बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सोमराज ने दृढ़तापूर्वक कहा, वाह वाह, बहुत खूब। जयंत राजा के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर बोला, राजन, जिंदगी बड़ी छोटी है, इसे शत्रुता एवं युद्ध में रहकर न बिताओ। खैर, तुम्हें मुझसे दुश्मनी हो सकती है, तुम मेरे पिता के हत्यारे भी हो, फिर भी मैं तुम्हें नादान समझकर क्षमा करता हूँ। नादान? यह कल का छोकरा उसे नादान कह रहा है। सोमराज का खून खौल उठा, लेकिन तभी जयंत ने आगे कहा, और राजन, मैं आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए आपको आपका राज्य वापस लौटाता हूँ। सोमराज स्तब्ध रह गया। एकाएक उसके मन में जयंत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो उठी। तभी जयंत ने एक और घोषणा की। वह कहने लगा, मैं अपनी बहन जयश्री का विवाह शंकरपुर के राजकुमार विजय के साथ निश्चित करता हूँ। विवाह आज ही होगा। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी का साहस जयंत के खिलाफ बोलने का न था। वास्तव में जयंत ये जान गया था कि जयश्री विजय से प्रेम करने लगी है और उसके बिना सुखी नहीं रह सकती, और जयंत अपनी एकमात्र बहन को दुखी नहीं देख सकता था। इसलिए उसने जयश्री एवं विजय के विवाह की घोषणा कर दी। सोमराज के नेत्रों से टप टप आंसू बहने लगे। युगों पुरानी दुश्मनी का यह अंत बड़ा ही सुखद था। सोमराज रो पड़ा और जयंत से भर्राए हुए स्वर में बोला, बेटे जयंत, तुमने मुझे दोहरी मात दी है, एक युद्ध क्षेत्र में और एक सदा के लिए युद्ध का कारण यानी दुश्मनी को ही नष्ट करके। जयंत मुस्कुरा पड़ा। अपनी इस दोहरी जीत पर वह खुश था।
वह अपने पिता की स्वर्गीय आत्मा से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे क्षमा करना। दुश्मन को तो नहीं, परंतु दुश्मनी को मैंने सदा के लिए समाप्त कर दिया है। जयश्री के सुख के लिए दुश्मनी का अंत ही आवश्यक था। अनगिनत आंसू आंखों से निकल पड़ने के लिए तैयार थे। जयंत जयश्री भी खुश थे। जयश्री विजय एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वीरनगर में एक बहुत बड़ी नहर थी। नहर गंगा नदी को काटकर बनाई गई थी। वीरनगर ऊंचा इलाका था, अतः यहाँ गर्मी के मौसम में भी ठंड रहा करती थी। ठंड के कारण गंगा से निकली उस नहर का ठंडा पानी और भी ज्यादा ठंडा प्रतीत होता था। लेकिन ठंड और ठंडे पानी की परवाह न कर अधिकांश जनता प्रतिदिन उस नहर में आकर स्नान किया करती थी। औरतें गंगा के पवित्र एवं शीतल जल को नित्य प्रति आराध्य देव को चढ़ाया करती थीं। वीरनगर में एक भी कुआं न था, इसलिए यह नहर ही वहां के निवासियों के जल का एकमात्र स्रोत था। पीने का पानी जनता को इसी नहर से प्राप्त होता तथा कपड़े भी नहर के पानी से धुला करते। बर्तन नहर के पानी द्वारा मांजे जाते। स्नान तो नहर में किया ही जाता था। यह नहर वीरनगर के लिए वरदान थी। वीरनगर के राजा वीर बहादुर अत्यंत प्रतापी एवं शक्तिशाली राजा थे। उनके राज्य में जनता सुखी थी। वीर बहादुर युवा सम्राट थे। उन्हें कोई कष्ट तो न था, परंतु वे अविवाहित थे। वे विवाह करना अवश्य चाहते थे, परंतु किसी अनुपम सुंदरी से ही। अनेक राजकुमारियों के साथ विवाह के प्रस्ताव उसके पास आ चुके थे, किंतु जिन राजकुमारियों के विवाह के प्रस्ताव आए उन सभी को वीर बहादुर ने अस्वीकार कर दिया। उन्हें हर राजकुमारी में कुछ न कुछ कमी नजर आती थी। वीर बहादुर के पास एक अद्भुत हाथी था। और सफेद हाथी का नाम था सोशल। एक समझदार सधा हुआ हाथी था। सोशल एक समझदार सधा हुआ हाथी था। सोशल का रंग इतना सफेद था। यूं तो उस समय संसार में और भी हाथी थे जो कि सफेद थे, किंतु सोशल जितना सफेद, समझदार और सधा हुआ हाथी सारी दुनिया में दूसरा न था। पंडित लोग कहा करते थे कि यह हाथी सुख तथा समृद्धि का प्रतीक है। इस हाथी के रहते संसार की कोई भी शक्ति राजा वीर बहादुर से लोहा नहीं ले सकती। शायद यह कथन गलत भी न था, क्योंकि जब राजकुमार वीर बहादुर केवल 15 वर्ष के ही थे तभी उसके पिता का देहांत हो गया। अल्पायु राजकुमार का राज तिलक कर उसे राजा वीर बहादुर बना दिया गया। ऐसे ही समय डॉन किसी जंगल से इस हाथी को पकड़ लाया। उस समय महाराज वीर बहादुर के राज्य पर पड़ोसी राजा शक्तिराज ने आक्रमण कर रखा था। वीर बहादुर की सेना पराजित हो भाग रही थी। ऐसे ही समय उस सौदागर ने यह सफेद हाथी वीर बहादुर को उपहार स्वरूप दिया। इधर यह महाराज वीर बहादुर के पास आया, उधर युद्ध का पासा अचानक ही पलट गया। वीरनगर की सेना ने शक्तिपुर की सेना को पराजित किया। हाथी को शुभ मान उसे शिक्षित एवं समझदार बनाने का कार्य महावतों एवं पंडितों को सौंपा गया। उन्होंने हाथी को अत्यंत समझदार और निपुण बना दिया। महावतों की देखरेख में सोशल को इस तरह साधा गया कि स्वयं महाराज वीर बहादुर भी आश्चर्यचकित रह गए। अब महाराज को हाथी प्राणों से भी प्यारा हो गया था। यह महाराज वीर बहादुर की एकमात्र सवारी था। इसकी गति अन्य हाथियों की अपेक्षा अधिक थी। महाराज नगर भ्रमण के लिए निकलते तो सोशल पर, शिकार करने के लिए निकलते तो सोशल पर। सोशल ने महाराज को घोड़े की सवारी करना भुलवा दिया। पड़ोसी राज्य शक्तिपुर के राजा थे शक्तिराज। शक्तिपुर अत्यंत शक्तिशाली देश था। कोई भी अड़ोस पड़ोस का राजा शक्तिपुर से लोहा लेने में असमर्थ था। शक्तिपुर का राजा शक्तिराज युद्ध लोलुप था। मौका चूकना उसने कभी न सीखा था। इसीलिए तो महाराजा देव बहादुर वीर बहादुर के पिता के मरते ही शक्तिराज ने वीरनगर पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन शोक, वीरनगर के अल्पायु राजा वीर बहादुर ने उसे बुरी तरह पराजित किया। न जाने क्या हुआ था। दौड़ाओ, चमत्कार ही तो था वह। दौड़। इसका वास्तविक कारण तो यह था कि युद्ध क्षेत्र के आसपास का इलाका भूकंप से कांप उठा था। लेकिन वास्तविकता से अनजान शक्तिपुर की सेना भयभीत हो उठी। परिणाम विजय से पराजय में परिवर्तित हो गया। लेकिन अब तो पराजय का बदला लेने को व्याकुल महाराज शक्तिराज को समाचार मिला कि वीरनगर की सुख समृद्धि का मूल कारण एक अत्यंत सफेद हाथी है, जिसे सोशल कहकर पुकारा जाता है। यह जानकर शक्तिराज व्याकुल हो उठे। वे उस सफेद हाथी सोशल को प्राप्त करने के लिए नए नए कपटपूर्ण उपाय सोचने लगे। शक्तिपुर में एक जादूगर रहता था। जादूनाथ के जादू से सारा शक्तिपुर आश्चर्यचकित था। उसका जादू अत्यधिक रोचक तथा कमाल भरा होता था। हवा में उड़ना, धरती में एकाएक ही सुरंग पैदा कर देना, जादू के जोर से लोगों को सम्मोहित करके
तरह तरह की अजीब वस्तुएं दिखाना उसकी जादूगरी का कमाल था। वह नित्य नए नए जादू दिखाकर लोगों को प्रसन्न किया करता था। जादू दिखा दिखाकर वह करोड़पति बन चुका था, अतः धन की उसे कमी न थी। धन की कमी न होने के कारण वह अब महीने में एक बार ही अपना जादू जनता में प्रदर्शित करता था। उस दिन जादूनाथ विस्मित रह गया जब उसे महाराज शक्तिराज का निमंत्रण प्राप्त किया। शक्तिराज युद्ध लोलुप होने के कारण अत्यंत नीरस प्रकृति के व्यक्ति थे। निमंत्रण पाकर आश्चर्य से भरा हुआ जादूनाथ राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल में शक्तिराज ने जादूनाथ का भव्य स्वागत किया। जादूनाथ आश्चर्य में भरा शक्तिराज को प्रणाम कर पास ही रखे आसन पर बैठ गया। कुछ समय बाद शक्तिराज जादूनाथ से कहने लगे, जादूगर, क्या तुम अपने महाराज की एक बात मानोगे? अवश्य महाराज, आपके आदेश का पालन करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। महाराज का चेहरा खिल उठा। कहने लगे, मित्र जादूनाथ, आज से पहले कभी मैं जादू का महत्व नहीं समझा, किंतु आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि जादू का क्या महत्व होता है। सुनो मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम वीरनगर जाओ और अपने जादू के बल पर वीरनगर के दुष्ट राजा का सौभाग्य सूचक सफेद हाथी अपहरित कर लाओ। महाराज के मुंह से मित्र शब्द सुनकर जादूनाथ की प्रसन्नता का पारावार न रहा। वह विनीत स्वर में कहने लगा, महाराज, यह कौन सा कठिन कार्य है? महाराज ये सुनकर अपनी आंखों में कृत्रिम आंसू लाकर कहने लगे, मित्र जादूनाथ, आज मैं हर्ष से फूला नहीं समा रहा हूं। मित्र, मैंने पहली बार तुमसे कोई कार्य कहा है और तुमने बेझिझक कार्य की कठिनाई को समझकर भी उसे स्वीकार कर लिया। मित्र, तुम धन्य हो। अब जादूनाथ भी विचार करने लगा कि उसने वास्तव में अनजाने ही कितने कठिन कार्य को करने की स्वीकारोक्ति दे दी है। जादूनाथ ने देवगढ़ के लिए कूच कर दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, भयानक जंगल। जंगल में घुसते ही एकाएक एक शेर ने जादूनाथ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन यह क्या, शेर एक कुत्ता बन गया और जादूनाथ के पीछे पीछे चलने लगा। यह जादूनाथ का साधारण सा चमत्कार था। भयानक जंगल में रह रहकर शेरों की भयानक दहाड़ें, सियारों की हुआ हुआ आदि आवाजें वातावरण को भयानक बना रही थीं। जादूनाथ का घोड़ा बार बार बिदक उठता था। जंगल में बड़े बड़े घने पेड़ों में छिपे गिद्धों ने एकाएक जादूनाथ पर आक्रमण कर दिया। जादूनाथ असावधान था। आने वाले खतरे से अनजान जादूनाथ एक लोकगीत गा रहा था। बड़ा भयानक समय था। अपने जादू का प्रयोग करने के लिए जादूनाथ के पास जरा भी समय न था। जादूनाथ के मुंह से गगनभेदी चीख निकली। जादू करने की कोशिश में लगा होने के कारण वह गिद्धों से अपने आप को बचा न पाया। उसके शरीर में खरोंचें आ गई। घोड़ा बुरी तरह बिदक गया। बिदका हुआ घोड़ा पृथ्वी पर उछलने लगा और बेचारा जादूनाथ गिद्धों की मार से मौत के मुंह में जाने ही वाला था। उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगीं। बिदके हुए घोड़े पर से अपने को गिरने से बचाने के लिए वह बुरी तरह घोड़े से चिपक गया। मृत्यु पास और पास आ रही थी। घोड़े के शरीर से चिपका जादूनाथ बेहोश हो चुका था। बेहोशी की हालत में वह किसी भी समय घोड़े से गिर सकता था। गिद्ध लगातार आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहे थे। तभी मानो चमत्कार सा हुआ। वह शेर जिसे जादूनाथ ने कुत्ता बना दिया था और जो जादूनाथ के पीछे पीछे चलने लग गया था, किंतु घोड़े की चाल की बराबरी न कर सकने के कारण काफी पिछड़ गया था, एकाएक घटनास्थल पर पहुंचकर जोरों से भौंकता हुआ गिद्धों पर टूट पड़ा। कुत्ते के भौंकने की आवाज आती भयंकर थी। उसमें शेर की दहाड़ का स्वर निकलता था। शीघ्र ही गिद्ध भाग गए। अब अपने तथा अपने मालिक को सुरक्षित पा घोड़ा दौड़ने लगा। इस बार यह कुत्ता भी पीछे न रहा। कुत्ता उछलकर घोड़े की पीठ से चिपक गया। शीघ्र दौड़ता अति शीघ्र थोड़ा पवन वेग से दौड़ने लगा। ऐसे में जादूनाथ घोड़े पर से क्यों नहीं गिरा? दौड़ सौ कतार था। कुत्ते ने जादूनाथ के शरीर पर चढ़कर उसे गिरने से रोक रखा था। आखिरकार वीरनगर भी आ ही गया। जादूनाथ को वीरनगर तक पहुंचते पहुंचते होश आ चुका था। अपने ऊपर बीती सारी बात जानकर जादूनाथ का हृदय कुत्ते के प्रति कृतज्ञता से भर गया। वही कुत्ता जो शेर के रूप में उसकी जान का दुश्मन था, कुत्ता बनकर जान का रक्षक बन गया। कुत्ता तो स्वामी भक्त होता ही है। अपने सारे घाव जादूनाथ जादू से ही ठीक नहीं कर सकता था, क्योंकि जादू की भी एक सीमा होती है। यदि सीमा न होती तो जादूनाथ को अपने जादू का प्रदर्शन करने की आवश्यकता न होती। वह जादू से करोड़पति बन जाता। जादू से खाता पीता, अर्थात उसका हर काम जादू के जरिए होता। लेकिन ऐसा संभव न था।
अतः जादूनाथ को वीरनगर के प्रसिद्ध वैद्य राजगिरी के पास जाना पड़ा। जादूनाथ को इस जख्मी हालत में देख राजगिरी ने पूछा, बंधु, यह चोटें कैसे लगीं? जादूनाथ बड़ी विकट परिस्थिति में पड़ गया। कैसे बताए कि चोटें जंगल में गिद्धों के आक्रमण से लगीं? ऐसा कहने पर वैद्य सोचने लगता कि जख्मी व्यक्ति शक्तिपुर से आया है, क्योंकि जंगल शक्तिपुर के रास्ते में ही पड़ता था और शक्तिपुर राज्य था वीरनगर का दुश्मन। दर्द से बहुत ज्यादा कराहने तथा पीड़ा के असह्य होने का जादूनाथ ने लाजवाब अभिनय किया। वैद्य राजगिरी दयाद्र होकर मरहम पट्टी करने लगे। मरहम पट्टी के पश्चात वैद्य ने अपना प्रश्न दोहराया। कहने लगे, मित्र, यह चोटें कैसे लगीं? अब तक जादूनाथ राजगिरी के प्रश्नों का उत्तर सोच चुका था, अतः कहने लगा, वैद्य जी, क्या बताऊं? डाकू डाकू वैद्य जी, टाडा और डाकू। वैद्य जी समझे कि डाकू बेचारे की धन दौलत लूट कर जख्मी कर गए हैं, अतः कहने लगे, मित्र, दुखी मत हो, भगवान सबकी सुनता है, वह तुम्हारी मदद भी करेगा तथा डाकुओं को सजा भी देगा। इसके बाद जगन्नाथ वहां से चल दिया और राजमहल के निकट जा पहुंचा। संयोग अच्छा था, सफेद हाथी राजमहल के निकट के बगीचे में मस्त सा खड़ा था। जगन्नाथ ने मौका चूकना उचित न समझा। उसने अपने थैले में से एक रंगीन बोतल निकाली और आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलकर अत्यंत तीव्र दृष्टि हाथी पर डालते हुए कहने लगा, आजा ए सफेद हाथी, ए सोशल, आजा इस बोतल में आजा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हाथी बोतल में आ गया। कैसे क्या हुआ पता न चला। या तो बोतल एकाएक काफी बड़ी हो गई या फिर हाथी एकदम छोटा होकर बोतल में घुस गया। बोतल जादूनाथ ने अपने थैले में डाली और चल दिया। बोतल जादूनाथ ने अपने थैले में डाली और चल दिया। रंगीन थी, इसलिए जादूनाथ उसे यदि हाथ में लेकर भी चलता तो भी कोई वास्तविकता न जान सकता था। शीघ्र सारे वीरनगर में सनसनी फैल गई। सोशल गायब हो गया। सफेद हाथी लापता है। लोग अटकलें लगा रहे थे कि महाराज के प्रिय हाथी को गायब करने का दुस्साहस कौन कर सकता है। कोई कह रहा था कि छंगा डकैत की यह कारस्तानी है। कोई कहता कि छंगा डकैत हाथी को कहां छुपाकर रख सकेगा, यह तो किसी शत्रु की कारस्तानी है। का सोशल सौभाग्य का सूचक था, लेकिन अधिकांश लोग यह सोच रहे थे कि हाथी के गायब होने की खबर राजनीतिक गप है, क्योंकि हाथी के लंबे चौड़े शरीर को किसी ने भी तो गायब होते नहीं देखा। इधर जादूनाथ एक लोकगीत गाते हुए वीरनगर की नहर की तरफ चल दिया। नहर पर उस समय बहुत भीड़ थी। राजपुर की राजकुमारी अपने माता पिता के साथ राजपुर में हो रहे यज्ञ के कार्य में प्रयोग करने के लिए गंगा का पवित्र जल लेने के लिए वीरनगर आई हुई थी। जादूनाथ ने अपना थैला वहां एक पंडित के पास रखवाया और स्नान करने लगा। वीरनगर के महाराज वीर बहादुर मन दुखी एवं अशांत थे। सोशल का कहीं पता न था। सोशल कहाँ गया, कैसे गया, और गया भी तो उसका लंबा चौड़ा शरीर वीरनगर की जनता को क्यों नहीं दिखाई दिया। आखिर सोशल गया कहाँ, यह कैसे पता चले। सोशल का गायब होना क्या वीरनगर के लिए अमंगल सूचक है। जादूनाथ शक्तिपुर वापस आ गया। राजमहल में सेनापति तथा कुछ खास मंत्रियों के साथ महाराज शक्तिराज वार्तालाप कर रहे थे। वे जादूनाथ को देख अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु उसे केवल एक थैला लिए हुए आते देखकर एकाएक उन्हें निराशा ने आ घेरा। कांपते स्वर में शक्तिराज ने पूछा, क्या हुआ? महाराज, मैं सफल हो गया। जादूनाथ ने कहा, सच? कहाँ है वह सौभाग्य सूचक हाथी? महाराज उल्लास से बोले। जादूनाथ ने थैले में हाथ डाला। लेकिन यह क्या, थैले में बोतल न थी? तो बोतल में बंद हाथी भला थैले में कहां से होता? जादूनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। महाराज भी जान गए कि हाथी हाथ न लग सका। उनको बहुत क्रोध आया। कठोर स्वर में महाराज ने कहा, कहाँ है वह हाथी? जादूनाथ के बच्चे दो। महाराज का संबोधन जादूनाथ के हृदय में चुभ गया। वह स्वर को स्थिर कर बोला, महाराज, मेरी बोतल में हाथी था, बोतल थैले में थी।
थैला हमेशा मेरे पास रहा है, किंतु अब वह बोतल थैले में नहीं है। लगता है कोई जादूगर वह बोतल उड़ा ले गया। वह सफेद हाथी सोशल मेरी बोतल में ही था। शक्तिराज अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे, धूर्त दौट पाखंडी, बोतल में हाथी था। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। बोतल में हाथी था। कोई विश्वास करेगा इस बात पर? बोतल में हाथी था। सेनापति तथा सैनिक आगे बढ़े, किंतु यह क्या? जादूनाथ हवा में उड़ने लगा। हवा में आश्चर्य, घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। सैनिकों ने तीर छोड़े तो तीरों के मुंह आधे रास्ते में ही मुड़ गए। यह कौतुक भरा दृश्य देखकर सभी सैनिक एवं सेनापति और स्वयं महाराज शक्तिराज विस्मित रह गए। जादूनाथ हवा में उड़ता उड़ता अपने घर पहुंचा और सारी धन दौलत, जो कि हीरे जवाहरातों के रूप में थी, एक बड़े बक्स में रखकर एक तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर शक्तिपुर की सीमा से बाहर हो गया। शक्तिराज के व्यवहार ने उसका दिल खट्टा कर दिया था। इधर गंगा नदी से निकली नहर के तट पर बैठे पंडे ने उस बोतल को ध्यानपूर्वक देखा। समझ नहीं सका कि यह बोतल कहां से आई, लेकिन पंडे को अपना दिमाग ज्यादा खराब करने की कोई आवश्यकता न थी। उसने सोचा कि कहीं से भी आई हो, मुझे क्या, क्यों अपने दिमाग को परेशान करूं। उसने बोतल नहर में फेंक दी। बोतल लहरों के साथ बह गई। इसी बोतल में सोशल नाम का हाथी बंद था। वही सोशल जो वीरनगर के राजा वीर बहादुर का प्रिय हाथी था। बोतल नहर से गंगा नदी में पहुंच गई। गंगा नदी में भी बोतल काफी समय तक बहती रही। फिर एक दिन यह बोतल समुद्र में जा पहुंची। चारों ओर लहराता हुआ अथाह सागर। अब तक रंगीन बोतल का रंग उड़ चुका था। रंगीन बोतल अब पारदर्शी कांच की बोतल हो गई थी। बोतल के अंदर नन्हा सा सफेद हाथी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। नीरा देश समुद्र के किनारे स्थित था। उस देश का राजा विद्यापति बड़ा पराक्रमी था। विद्यापति की एक युवा लड़की थी, नीरा। नीरा अत्यंत रूपवती थी। एक दिन नीरा अपनी सहेलियों के साथ समुद्र के किनारे उछलती कूदती लहरों को देखकर आनंदित हो रही थी। नीरा समुद्र की ओर देखे जा रही थी। एकाएक नीरा की दृष्टि समुद्र के किनारे एक बोतल से टकराई। बोतल के अंदर सफेद सफेद कोई चीज दिखलाई दे रही थी। नीरा ने आगे बढ़कर बोतल उठा ली। बोतल के पारदर्शी कांच से बोतल के अंदर जो कुछ भी दिखा, उसे देखकर नीरा चमत्कृत रह गई। बोतल के अंदर एक सफेद हाथी बैठा चिंघाड़ रहा था। सफेद हाथी, बोतल में हाथी। उन्होंने राजकुमारी के हाथ में एक बोतल देखी तो बोल उठी, अरे यह कैसी बोतल है? बोतल लिए क्या कर रही हो? अरे बोतल में हाथी, राजकुमारी चिल्लाई। लगता है राजकुमारी जागते हुए सपना देख रही हैं, एक सहेली ने ठिठोली की। नहीं, राजकुमारी नीरा की सहेलियों ने विस्मित होकर राजकुमारी के निकट आकर देखा। वास्तव में बोतल में एक हाथी दिखाई दे रहा था, और यह सोचना भी गलत था कि हाथी केवल खिलौना ही है, क्योंकि बोतल में बैठा हाथी चिंघाड़ रहा था। सब सहेलियां चकित सी बोतल को निहार रही थीं। राजकुमारी नीरा उस बोतल को किसी को छूने नहीं दे रही थी। वह अत्यंत चकित होकर बार बार बोतल के नन्हे से मुंह को देख रही थी। राजा विद्यापति को भी इस चमत्कारी बोतल के मिलने की सूचना मिली। वे भी विस्मित से राजकुमारी नीरा के पास जा पहुंचे। राजकुमारी नीरा ने अपने पिता को वह बोतल दिखाई। बोतल में सफेद हाथी बैठा चिंघाड़ रहा था। राजा विद्यापति भी बोतल में हाथी देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजकुमारी नीरा से कहा, बेटी, मैं नहीं जानता कि यह क्या चमत्कार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बोतल को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए राजमहल के बाहर के कमरे में रखवा देना चाहिए, ताकि जानकार लोग हमें बोतल के संबंध में कुछ बता सकें और इस चमत्कार का रहस्य जान सकें। फिर बोतल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। पहले पुरुषों ने चकित होकर इस चमत्कार को देखा, फिर स्त्रियों ने विस्मय से इस बोतल को देखा, और उसके बाद बच्चों ने भी बोतल को एक अजूबा समझकर देखा। बच्चे बोतल के अंदर सफेद हाथी देखकर प्रसन्न भी हो रहे थे और चकित भी। सार्वजनिक प्रदर्शन जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही राजा विद्यापति का महावत श्रीधर राजा के पास आया। वह हाथियों की बोली जानता था। महावत श्रीधर ने राजा विद्यापति को बताया कि यह हाथी कह रहा है, मैं वीरनगर के राजा वीर बहादुर का हाथी हूँ। मेरा नाम सोशल है। ओह, तो फिर? राजा विद्यापति ने पूछा। तो मैंने सोचा महाराज कि आपको यह बात बतला दूं। महावत श्रीधर ने धीरे से कहा, मैं नहीं समझता कि इस बोतल का महत्व एक खिलौने से अधिक है। राजकुमारी को यह बोतल बहुत अधिक अच्छी लगी है। वह इससे खेला करेगी।
मैं इस बोतल को राजकुमारी से अलग नहीं करना चाहता, समझे? राजा विद्यापति ने कहा। एक बात और महाराज, हाथी यह भी कह रहा था कि मुझे शक्तिपुर के जादूगर जादूनाथ ने बोतल में कैद किया है, महावत श्रीधर ने कहा। तो राजा विद्यापति ने कहा, तो महाराज मैं यह कह रहा था कि आप जादूनाथ को यहाँ बुलाकर हाथी बोतल में से निकलवा लें। ये सफेद हाथी संसार में दुर्लभ और श्रेष्ठ होगा। श्रीधर ने कहा, ओह शाबाश श्रीधर, हम तुम्हारी सूझबूझ पर अति प्रसन्न हैं। हम तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप देंगे, राजा विद्यापति ने कहा। श्रीधर प्रसन्न हो उठा। वह नीची नजरों से राजा की ओर निहारने लगा। श्रीधर, हम आज ही दूत शक्तिपुर भेजते हैं। राजा दासों के शहर। उसी दिन राजा विद्यापति ने अपना दूत शक्तिपुर भेजा। शक्तिपुर के राजा शक्तिराज से कहलवा कर वह जादूनाथ को अपने देश बुलाना चाहते थे। बोतल को राजा विद्यापति ने राजकुमारी के पास रखवा दिया। वे जानते थे कि नीरा के पास से यह बोतल कहीं नहीं जा सकती। राजा विद्यापति को यह न पता था कि बोतल में हाथी कैद करने वाला जादूगर जादूनाथ अब शक्तिपुर में नहीं रहता। इधर जादूनाथ ने महाराजा वीर बहादुर के मन की ठाह पानी चाही। उसे कहीं न कहीं आखिरकार रहना ही था। वह महाराज वीर बहादुर से मिलने वीरनगर में पहुंचा। शीघ्र ही उसकी महाराज से मुलाकात भी हो गई। राज दरबार में महाराज से जादूनाथ मिला। शांत भाव से महाराज ने कहा, मित्र, तुम हमसे मिलना चाहते थे, आखिर क्यों? ये सुनकर जादूनाथ कटु स्वर में कहने लगा, महाराज, आपका सफेद हाथी सोशल मैंने ही चुराया है। सभी स्तब्ध रह गए। चोर चोरी करके निडरता पूर्वक कह रहा था, मैंने चोरी की है। महाराज यह सुन मुस्कुराए, कहने लगे, मित्र, अपने अपराध को इतनी निडरता से स्वीकार कर लेना साधारण आदमी का कार्य नहीं है। स्पष्ट कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, वीर बहादुर की बात सुनकर जादूनाथ की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि महाराज विशाल हृदय रखने वाले मनुष्य हैं। वह सोचने लगा, महाराज सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। उसने भर्राए स्वर में हाथी को चुराने की सारी कहानी कह सुनाई। महाराज संपूर्ण कहानी सुनकर कहने लगे, मित्र, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या बता सकते हो कि मेरा वह प्यारा हाथी अब कहाँ होगा? हाँ महाराज, अभी कुछ समय पूर्व ही मैं अपने जादू के बल पर यह जान सका हूँ कि आपका हाथी अब समुद्र के किनारे स्थित नीरा देश में बोतल में बंद राजकुमारी नीरा के पास है, जादूनाथ ने कहा। राजा वीर बहादुर सोच रहे थे कि जादूनाथ का कथन सत्य भी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े हाथी को किसी ने सड़क पर चलते न देखा। फिर भी हाथी गायब हो गया। उधर शक्तिपुर के राजा शक्तिराज को जब यह पता चला कि जिस हाथी को जादूनाथ ने चुराया था वह अब नीरा देश में एक बोतल में बंद है, तो वे समझ गए कि जादूनाथ ने सच कहा था। दूत को उन्होंने यह उत्तर दिया कि वह बोतल राजा विद्यापति उन्हें दे दें, क्योंकि उस बोतल पर वास्तविक अधिकार उन्हीं का, राज शक्तिराज का है। वे जादूनाथ को हरगिज न भेजेंगे। जादूनाथ को वे भेज भी न सकते थे, क्योंकि जादूनाथ ने शक्तिपुर त्याग दिया था। राजा विद्यापति बोतल शक्तिराज को सौंपने को तैयार न हुए। सफेद हाथी को पाने की लालसा अब उनमें भी बलवती हो उठी थी। परिणाम भयंकर निकला। राजा शक्तिराज की शक्तिशाली सेनाओं ने नीरा देश पर आक्रमण कर दिया। शक्तिपुर एक बड़ा और शक्तिशाली देश था, जबकि नीरा देश छोटा सा था। नीरा देश की सेना पीछे हटने लगी। नीरा देश की पराजय होने लगी तो राजा विद्यापति ने वीरनगर से मदद मांगी। वीरनगर के राजा वीर बहादुर दूत से यह समाचार जानकर हतप्रभ रह गए कि शक्तिपुर ने नीरा देश पर आक्रमण कर दिया है। इस समाचार ने अन्य राजाओं को भी चौंका दिया। नीरा देश जैसे शांतिप्रिय देश से किसी की दुश्मनी न थी। वीर बहादुर ने राजा विद्यापति की सहायता याचना स्वीकार कर ली और अपनी सेनाओं को भी तैयार कर लिया। उसके बाद वीर बहादुर ने शक्तिपुर पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप शक्तिराज को अपनी सेना नीरा देश से वापस बुलानी पड़ी। लेकिन जब तक सैनिक सहायता मिलती तब तक वीर बहादुर ने शक्तिपुर पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस युद्ध में शक्तिराज मारा गया। विजय की प्रसन्नता में अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए राजा विद्यापति ने राजा वीर बहादुर के सम्मान में एक दावत दी। वीर बहादुर नीरा देश पहुंचकर शाही अतिथि बने। मन ही मन वे अपने प्रिय हाथी सोशल के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने की सोच रहे थे। नीरा देश में वीर बहादुर समुद्र के किनारे टहल रहे थे कि एकाएक उनकी दृष्टि डूबते सूरज का आनंद लेती एक सुंदर युवती पर पड़ी। युवती ने भी वीर बहादुर को देखा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर प्रभावित हुए। यह युवती नीरा थी। वीर बहादुर जान गए कि उक्त युवती नीरा देश की राजकुमारी है।
उसी रोज रात को राजा विद्यापति से उनकी पत्नी ने कहा, मुझे तो वीरनगर का राजा राजकुमारी नीरा के लिए उपयुक्त वर प्रतीत होता है। राजा विद्यापति भी वीर बहादुर के शानदार व्यक्तित्व, पौरुष और पराक्रम पर मुग्ध हो उठे थे। वे भी नीरा का विवाह वीर बहादुर के साथ कर देना चाहते थे। अगले दिन राजा विद्यापति के मंत्री ने वीर बहादुर से बात की और उन्हें बताया कि राजा विद्यापति राजकुमारी नीरा का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। वीर बहादुर के राज्य पर पड़ोसी राजा शक्तिराज ने आक्रमण कर रखा था। वीर बहादुर की सेना पराजित हो भाग रही थी। ऐसे ही समय उस सौदागर ने यह सफेद हाथी वीर बहादुर को उपहार स्वरूप दिया। इधर यह महाराज वीर बहादुर के पास आया, उधर युद्ध का पासा अचानक ही पलट गया। वीरनगर की सेना ने शक्तिपुर की सेना को पराजित किया। हाथी को शुभ मान उसे शिक्षित एवं समझदार बनाने का कार्य महावतों एवं पंडितों को सौंपा गया। उन्होंने हाथी को अत्यंत समझदार और निपुण बना दिया। महावतों की देखरेख में सोशल को इस तरह साधा गया कि स्वयं महाराज वीर बहादुर भी आश्चर्यचकित रह गए। अब महाराज को हाथी प्राणों से भी प्यारा हो गया था। यह महाराज वीर बहादुर की एकमात्र सवारी था। इसकी गति अन्य हाथियों की अपेक्षा अधिक थी। महाराज नगर भ्रमण के लिए निकलते तो सोशल पर, शिकार करने के लिए निकलते तो सोशल पर। सोशल ने महाराज को घोड़े की सवारी करना भुलवा दिया। पड़ोसी राज्य शक्तिपुर के राजा थे शक्तिराज। शक्तिपुर अत्यंत शक्तिशाली देश था। कोई भी अड़ोस पड़ोस का राजा शक्तिपुर से लोहा लेने में असमर्थ था। शक्तिपुर का राजा शक्तिराज युद्ध लोलुप था। मौका चूकना उसने कभी न सीखा था। इसीलिए तो महाराजा देव बहादुर, वीर बहादुर के पिता के मरते ही शक्तिराज ने वीरनगर पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन शोक, वीरनगर के अल्पायु राजा वीर बहादुर ने उसे बुरी तरह पराजित किया। न जाने क्या हुआ था। दौड़ाओ, चमत्कार ही तो था वह दौड़। इसका वास्तविक कारण तो यह था कि युद्ध क्षेत्र के आसपास का इलाका भूकंप से कांप उठा था। लेकिन वास्तविकता से अनजान शक्तिपुर की सेना भयभीत हो उठी। परिणाम विजय से पराजय में परिवर्तित हो गया। लेकिन अब तो पराजय का बदला लेने को व्याकुल महाराज शक्तिराज को समाचार मिला कि वीरनगर की सुख समृद्धि का मूल कारण एक अत्यंत सफेद हाथी है, जिसे सोशल कहकर पुकारा जाता है। यह जानकर शक्तिराज व्याकुल हो उठे। वे उस सफेद हाथी सोशल को प्राप्त करने के लिए नए नए कपटपूर्ण उपाय सोचने लगे। शक्तिपुर में एक जादूगर रहता था। जादूनाथ के जादू से सारा शक्तिपुर आश्चर्यचकित था। उसका जादू अत्यधिक रोचक तथा कमाल भरा होता था। हवा में उड़ना, धरती में एकाएक ही सुरंग पैदा कर देना, जादू के जोर से लोगों को सम्मोहित करके तरह तरह की अजीब वस्तुएं दिखाना उसकी जादूगरी का कमाल था। वह नित्य नए नए जादू दिखाकर लोगों को प्रसन्न किया करता था। जादू दिखा दिखाकर वह करोड़पति बन चुका था। अतः धन की उसे कमी न थी। धन